देखिए, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ हमने ग्लोबलाइजेशन पे बात कर भी ली, उसके एडवांटेजेस की बात कर ली है, डिसएडवांटेजेस की बात कर ली है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब अगर ग्लोबलाइजेशन के लिए जाते हैं, रास्ते में आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, ऑब्स्टेकल्स क्या आएंगी। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें आता है ऑब्स्टेकल, दैट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर। यानी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, अगर वो फेवर नहीं कर रही है ग्लोबलाइजेशन को, तो कहीं ना कहीं बिजनेस हाउसेस दिक्कत में आते हैं। दे मे नॉट बी एबल टू एंटर इन द you know the others market, the other countries, because if the government itself is not favoring them, so that will be a problem. High cost, ठीक है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है सेटअप की। सपोज इफ एनी कंपनी हु वांट टू कम इनटू इंडिया from any other nation, and the cost of input and the raw material is quite high, so in that case it is not possible for the companies to start their business normally इन दी नेशन। ठीक है, तो नॉर्मली होता क्या है, देखिए बाहर की यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज की जो कंपनीज हैं, it's easy for them to come in India and start their production here. But when we talk about the Indian companies, it is very difficult for the Indian company to go abroad and expand their business, because in developed nations already the cost is too high, right? उसके बाद बात आ रही है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉर्मली होता क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर पर्याप्त नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, तो भी द प्रॉब्लम इज फेस बाय द कंपनीज। और प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे डेवलपिंग नेशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर की खासा दिक्कत रहती है, खासकर इंडिया में अगर हम बात करें तो ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है, इवन द सिटीज लाइक बरेली, मुरादाबाद, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाई द एनसीआर रीजन इज डेवलप्ड एंड व्हाई द कंपनीज मूव टुवर्ड्स दिल्ली एनसीआर, बिकॉज दे आर वेरी वेल बिल्ड। ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं वो वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी है वहाँ चारों तरफ, हाईवेज एंड एयरपोर्ट्स एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। सो दिस इज अगेन अ रेस्ट्रिक्शन। ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस कहते हैं हम, जैसे बहुत ही पुराना अगर आप डील कर रहे हैं बिजनेस में, बहुत ही पुरानी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपके पास है, ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग द बिजनेस है, तो भी आप मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि करंट सिनेरियो को देखते हुए और करंट नीड को देखते हुए, करंट इरा को देखते हुए आपको अपग्रेडेड होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स नहीं है, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं है, तो भी आप ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं कर सकते। रेसिस्टेंस टू चेंज, कंपनीज ही नहीं बदलना चाहती हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस है, एम्प्लॉयज में रेसिस्टेंस है। यानी कि अगर कंपनी चाहे भी कि भाई हम ग्लोबलाइज स्तर पे काम करें और एक एमएनसी के रूप में जाने जाएं, तो उनके एम्प्लॉयज रेसिस्टेंस दिखाते हैं। दे डिमांड हाई सैलरी, दे डिमांड लिबरल वर्क आवर्स, दे डोंट वांट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सच काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आर फेस्ड बाय द कंपनीज। पुअर क्वालिटी इमेज, अगर किसी कंपनी की या किसी देश की किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर इमेज जो फॉर्म हो गई है, वो अगर पुअर फॉर्म है, पुअर क्वालिटी की फॉर्म है, तो भी दिक्कत आती है। जैसे कि चाइना इज ऑलमोस्ट नोन फॉर द पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑल्दो इट इज नॉट। चाइनीज ब्रांड्स में अगर आप देखेंगे तो दे मेक द सुपीरियर क्वालिटी फॉर द सुपीरियर कंपनीज, बट ऑल टुगेदर व्हेन वी टॉक, सो चाइना हैज़ अ इंफीरियर इमेज इन द वर्ल्ड मार्केट, कि अगर सस्ता बनवाना है, घटिया बनवाना है, तो चाइना से संपर्क करें। ठीक है, तो वो पुअर क्वालिटी इमेज चाइना की भी बन गई है और चाइनीज कंपनीज की भी बन गई है। सप्लाई प्रॉब्लम्स, सप्लाई प्रॉब्लम्स बेसिकली वहाँ आती हैं जहाँ पर आपको कई देशों से या कई जगहों से सप्लाईज लेनी पड़ती हैं। सपोज करिए कि अगर आप कोई एक लैपटॉप बना रहे हैं, तो लैपटॉप के लिए प्रोसेसर्स मान लीजिए आप इंटेल से ले रहे हैं,
ठीक है। इंटेल इज एन अमेरिकन कंपनी, तो इंटेल से उसके प्रोसेसर रेसिस्टेंस वगैरह आ रहे हैं। उसमें अगर आप कोई और इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए कैमरा है या कुछ है, वो आप जापान से मंगा रहे हैं। ठीक है, सोनी का आ रहा है, अगर उसमें सोनी कार्जियस या और किसी कंपनी का अगर आप लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल में या लैपटॉप में, तो वो जापान से आ रहा है। उसकी असेंबलिंग अगर चाइना में हो रही है, ठीक है, तो कई देशों का सप्लाईज वहाँ पर रहेंगी। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप कई देशों से सप्लायर्स ढूंढते हैं, सस्ते ढूंढते हैं और अच्छे ढूंढते हैं, तो कभी भी एक स्टॉपेज आ सकता है। प्रॉब्लम की वजह से कभी भी वो रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। कभी कभी ऐसा देखने में आया है कि एक जगह से सप्लाई समय पे नहीं आती है, उसकी वजह से पूरा का पूरा आपका जो बिजनेस है वो सफर करता है। ठीक है। फिर बात आ रही है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जनरली जो बिजनेस हाउसेज हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास बाहर का कोई आइडिया नहीं होता है कि भाई हम बाहर जाके बिजनेस किस तरीके से करेंगे, तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का। ठीक है, वहाँ पे आपको कल्चर क्या है, वहाँ पे कैसे बिजनेस हो रहा है, इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान नहीं है, तो भी प्रॉब्लम देखने में आएगी कि बिजनेस आसानी से वहाँ पर नहीं कर पाएंगे आप। फिर बात आ रही है लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग रिसर्च। किसी भी बड़ी कंपनी के लिए मार्केटिंग रिसर्च कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च इन दी सेंस के अगर कोई वर्ल्ड वाइड आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उससे पहले मार्केट्स की प्रॉपर रिसर्च कर लें, किस मार्केट में क्या बिक रहा है, किस मार्केट में क्या नीड है, लोगों का क्या टेस्ट है, और फिर जाके आप प्रोडक्ट को लॉन्च करिए। बड़ी बड़ी कंपनीज फेल हो जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो इस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं, दुनिया भर में अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं, वो मार्केट फेलियर को देखती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली रिसर्च नहीं की होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, द कंपनीज लाइक कैलॉग्स, कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है, तो कैलॉग्स भी इंडिया में जब एंटर किया था, तो आज से 10-11 साल पहले, 12 साल पहले वो कैलॉग्स कंपनी आई थी। ठीक है, फ्लॉप हो गई, किसी ने खरीदा ही नहीं, अपनी पब्लिसिटी नहीं कर पाए, सही से बेच नहीं पाए और वापस चले गए। दोबारा एंट्री किया समझ के, 10 साल बाद उन्होंने दोबारा फिर से मार्केट समझ के एंट्री किया और हेल्दी फूड की तरह इसको पोर्ट्रे किया, दिखाया, और धीरे धीरे मार्केट पे अपनी पकड़ बनानी शुरू करी। नाउ यू कैन सी के यस, the Kellogg's has an acceptability amongst the consumers. सेम इज विद लाइक एमवे प्रोडक्ट्स। एमवे बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, लेकिन आज भी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बन पाई है प्रोडक्ट्स की इंडियन मार्केट में। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जिलेट शुरू में जब आया था, तो जिलेट भी क्या कहते हैं, मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना पाया। ठीक है, वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा था, प्रॉब्लम उसको भी आई थी। ठीक है, सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम के जो रिसर्च है वो प्रॉपर वहाँ पर नहीं हो पाई थी। फिर बात आ रही है ग्रोइंग कंपटीशन। ठीक है, जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है और जिस हिसाब से प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली लॉन्च हो रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है कि कंपटीशन की वजह से कहीं ना कहीं कंपनी सफ़र कर रही हैं एंड दे मे नॉट बी एबल टू डू दी बिजनेस इन द प्रॉपर वे। फिर बात आ रही है टैरिफ बैरियर्स या ट्रेड बैरियर्स की। बहुत सी जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने बैरियर्स लगा रखे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं वो इजीली एंटर नहीं कर पाती हैं। ठीक है, वो रेस्ट्रिक्शंस होने की वजह से, restrictions in the form of tax, restrictions in the form of various things are there, restrictions in the form of quotas, ठीक है, हैवी ड्यूटीज, टैक्सेस, दे आर बीइंग इम्पोज्ड। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है।
सर आवाज नहीं आ रही। सर म्यूट है। सर कहाँ चले गए? हेलो। Yes, sir, audible. Yes, sir. Audible है. ओके ओके। ठीक है, तो ट्रेड बैरियर्स, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि ऑब्स्टेकल्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड बैरियर्स। कंपनीज को रेस्ट्रिक्ट करती है गवर्नमेंट, उन पे टैक्सेस लगाकर हैवी, और वो बेसिकली करा जाता है क्योंकि हमारी जो नेशनल कंपनीज है वो सफर ना हो। ठीक है, अगर जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कार्स हैं, जो बाइक्स हैं, वो ऑलरेडी इंडियन कंपनी सेल आउट कर रही हैं। लेकिन अगर विदेशी कंपनीज जैसे आप देखते भी हैं डुकैती या हार्ले डेविडसन कि अगर आप बाइक परचेज करते हो तो इट इज़ वेरी कॉस्टली बिकॉज द गवर्नमेंट वांट टू रेस्ट्रिक्ट दीज प्रोडक्ट्स टू एंटर इन द इंडियन मार्केट। ठीक है, क्योंकि इंडियन मार्केट फिर सफर होगा। क्लियर है इतना? यस सर। नो। Yes, sir. तो ग्लोबलाइजेशन में इतना ही है। इसके बाद बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज। देखिए, एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, या तो ग्लोबलाइजेशन पर आ जाए या फिर मल्टीनेशनल कंपनी पर आएगा। ठीक है, तो किसी ना किसी टॉपिक पे आपको मिल जाएगा इसमें। मल्टीनेशनल कंपनी, as the name suggests you, it's a company which is working worldwide, which has entry in more than one nation, एक से ज्यादा देशों में काम कर रही हो। Generally the headquarter of such kind of company or an MNC is located in one nation, in one country. ठीक है, while the production process and the other things are carried out in many nations. ठीक है,
सब्सिडरी उसकी खुली हुई होती हैं, और लोकल ऑफिसेज वो जहाँ पर भी जिस भी देश में काम करती हैं वहाँ पर वो अपना ओपन कर लेती हैं। जैसे आप देख भी रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, तो मैक्सिको, न्यूयॉर्क, लंदन, सियोल, टोक्यो, हर जहाँ कहीं भी जाएगी वो एमएनसी वहाँ पर अपना एक ऑफिस या सेटअप तैयार करेगी। एग्जाम्पल्स में बात कर सकते हैं आप, जैसे नेस्कैफे है, कोका कोला है, ठीक है। सो दीज आर दी बिग ब्रांड्स सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड, एंड दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एमएनसीज। कोका कोला कहाँ से आपको पता ही होगा, इट्स अ यूएस ब्रांड, ठीक है, यूएस ब्रांड है। एंड नेस्कैफे इज फ्रॉम, एनी आइडिया? Sir, Nescafe. नेस्कैफे इज द ब्रांड ऑफ नेस्ले, इट इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड का ब्रांड है नेस्ले, और नेस्ले की आप मैगी खाते हैं, नेस्ले के प्रोडक्ट्स आते हैं, नेस्ले का मिल्क मेड और ये सारी चीज़ें आती हैं, नेस्कैफे भी आता है, ये सब नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड की कंपनी। डू यू नो बाटा कहाँ का है? बाटा कहाँ से ताल्लुक रखता है, किसी को मालूम है? बाटा इज एन इंडियन ब्रांड। एनी आइडिया? सर इंडियन तो स्विट्जरलैंड का लग रहा है ये। कौन बता रहा है? जयेश? धनराज। धनराज। बाटा का हम दिमाग में क्या लेके चलते हैं कि टाटा और बाटा इंडियन है। मोस्टली इंडियंस दे हैव द परसेप्शन इन देयर माइंड्स कि यार बाटा मतलब इंडियन कंपनी है, ठीक है, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू हियर दैट बाटा इज नॉट इंडियन, बाटा इज चेक, यू कैन से स्विट्जरलैंड। द ओरिजिनल बाटा इज इट्स अ कंपनी फ्रॉम स्विट्जरलैंड से है, और बाटा वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है, इंडिया भी उसका एक अच्छा मार्केट है, ठीक है। तो ये एक मिथ है खाली कि हमें लगता है कि इंडियन कंपनी है, हम इंडियन जूता पहन रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर एमएनसीज की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मतलब एमएनसीज में क्या फीचर्स आपको दिखेंगे, तो जस्ट हैव अ लुक। जायंट साइज, जायंट साइज मतलब बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं ये कंपनीज, छोटे मोटे स्तर पे काम नहीं कर रही हैं, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़े स्तर पे बिजनेस चलाती है। जहाँ कहीं भी सेटअप करेंगी वहाँ पर हेक्टेयर्स में या बहुत बड़े स्तर पे उनका एक सेटअप तैयार होता है, ठीक है। सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है नॉर्मली, जैसे अभी मैंने बताया कि जो एमएनसीज हैं वो एक अपना जो हेडक्वार्टर है वो अपने देश में जहाँ की वो बिलोंग करती हैं वो अपने घर में ही बनाती हैं, वो मेन उनका हेडक्वार्टर रहता है। वहाँ पर बाकी सारे देशों में जहाँ उन्होंने ऑफिसेस खोले हुए हैं वहाँ से रिपोर्टिंग आती है। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है, यानी एक एंड से जो हेडक्वार्टर है उनका वो कंट्रोल करता है बाकी के देशों में, ठीक है, बाकी के देशों में सारी चीजें कंट्रोल रहती हैं। ओलिगोपोलिस्टिक पावर, ओलिगोपोलिस्टिक पावर इसमें रहती है बेसिकली, जो एमएनसीज हैं वो वर्ल्ड वाइड चूंकि काम कर रही हैं, ठीक है, तो वो मान के चलती हैं कि ग्लोबल मार्केट ही उनका पूरा एक हब है, मतलब दे कैन वर्क एनीवेयर, ठीक है। तो जो भी उनकी जो पावर्स रहती हैं, जो भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है अथॉरिटी का, वो ग्लोबली रहता है, यानी घर से ही वो मतलब पूरा पावर का सेटअप बना के भेजती हैं कि हु विल बी दी सीईओ, हु विल बी दी इंचार्ज, हु विल बी दी सबऑर्डिनेट, ठीक है, ये सारा उनका सेटअप तैयार रहता है। और जो भी एम्प्लॉइज होते हैं वो पूरे विश्व में कहीं पर भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो ये स्तर रहता है बेसिकली एमएनसीज में। इंटरनेशनल ऑपरेशंस रहते हैं, वो ये नहीं देखती कंपनीज के हमें किस देश में रहना है, हमें किस देश में काम करना है, पूरा चूंकि दुनिया ही, पूरा वर्ल्ड ही उनका एक मार्केट है, इसीलिए उनके जो ऑपरेशंस हैं वो वर्ल्ड वाइड फैले होते हैं। कहीं पर भी वो प्रोडक्शन कर रही होती हैं, कहीं पर भी बेच रही होती हैं, ठीक है, कहीं पर उनका हेडक्वार्टर होता है, मतलब कहने का कि पूरा सेटअप उनका तैयार। इंडिया में भी अगर आप देखें तो एमआई के फोन, चूंकि चाइनीज कंपनी है लेकिन एमआई के फोन इंडिया में बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हो रही है,
और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद यहाँ से विदेशों में भेजा जा रहा है मेड इन इंडिया लिख के, क्योंकि इंडिया में बन रहा है, ठीक है। चाइना का कंपनी है और इंडिया में उन्होंने टाइप कर रखा है मैन्युफैक्चरिंग का, उस पर मेड इन इंडिया छाप कर वो किसी और देश में भी बेच रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड वो बेच रहे हैं, ठीक है। ऐसी सैमसंग कर रहा है, सैमसंग भी कोरियन कंपनी है लेकिन इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चर करके और उसको इंडिया में बेच रहा है और बाकी के देशों में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इंटरनेशनल ऑपरेशंस रहते हैं एमएनसीज के। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं एमएनसीज वो जनरली आसानी से समझ में आने वाली नहीं होती है, लेटेस्ट होती है और बहुत महंगी भी होती हैं, कॉस्टली टेक्नोलॉजी होती है, आसानी से मिलती नहीं है एक जगह ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जिस देश में ये टेक्नोलॉजी है वो वहीं से ही लेकर आई है और अपने साथ वो पूरा सेटअप, अपनी पूरी टेक्नोलॉजी भी लेकर आती हैं, उसकी समझ के बंदे या वर्कर्स भी लेकर आती हैं और उनको ट्रेन भी करती हैं। ये भी एक इसका फीचर है कि अगर कोई एमएनसी आएगी सो दैट विल वर्क ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट विल ब्रिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद देम। मल्टीनेशनल सेंट्रल मैनेजमेंट, ये वही बात है, सेंट्रलाइज कंट्रोल जैसे लिखा हुआ है नंबर 2 पर, तो वैसे ये है मल्टीनेशनल सेंट्रल मैनेजमेंट। इसका मतलब भी यही है कि जितने भी मल्टीनेशनल्स कंपनीज हैं वो अपना एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट रखती हैं किसी एक पर्टिकुलर देश में, किसी एक पर्टिकुलर शहर में, ठीक है। जैसे अगर आप बात करें इंडिया में, मान लीजिए कोई एमएनसी है और वो विदेशी है मान लीजिए, तो उसका भी एक हेड ऑफिस या मेन ऑफिस जो होगा वो इंडिया में भी बना होगा, जहां पर और जो सब्सिडरीज हैं और जो ऑफिस हैं उनकी रिपोर्टिंग आ रही होगी। जैसे कोक है तो कोक का एक मेन ऑफिस इंडिया में भी होगा, ठीक है, मुंबई में या कहीं पर। कोई बैंक है, अगर डच बैंक है या कोई और विदेशी बैंक है, तो उसका एक मेन ऑफिस, हेड ऑफिस उसका महाराष्ट्र में या मुंबई में होगा, या गुजरात में किसी कंपनी का मेन ऑफिस होगा, ठीक है, सेंट्रल मैनेजमेंट के लिए। और वहां से फिर बाकी शहरों के कनेक्टिविटी या ऑफिस उससे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली उनका प्रोटोटाइप रहता है एमएनसीज का काम करने का। लोकल सब्सिडरीज आर मैनेज बाय नेशनल्स, ठीक है, ये भी क्लियर है कि नेशनल्स मतलब उस देश में जो लोकल सब्सिडरीज हैं, जो लोकल चैप्टर्स हैं, वो मैनेज किए जाते हैं वहीं के देश के द्वारा। जैसे कोक अगर इंडिया में अपना उत्पाद बेच रही है तो कोक का जो इंडियन डिवीजन है वो रेस्पॉन्सिबल है इंडिया में उत्पादों को बेचने के लिए, ना कि अमेरिकन डिवीजन। अमेरिका वालों को नहीं मालूम कि इंडिया में क्या हो रहा है, मतलब कैसे बेचा जा रहा है, ये इंडिया वालों का हेडेक है। इंडिया का जो सीईओ है, इंडिया के जो मैनेजिंग अथॉरिटी है, वो ये रेस्पॉन्सिबल है कैसे यहाँ पर बेचा जाए, ठीक है, कैसे उस चीज को लागू किया जाए, नॉट दी अदर अदर जो कह सकते हैं आप अदर सब्सिडरीज। जब नेस्ले इंडिया में फेस कर रही थी प्रॉब्लम, मैगी के साथ जो प्रॉब्लम हुई थी आपको याद होगा, है ना, मैगी के साथ जो कंट्रोवर्सीज हुई थी कि भाई उसमें लेड है या खाने के लिए उपयुक्त नहीं है, और 1 साल तक बैन रही थी लगभग मैगी। तो ये इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम आई थी चूंकि, तो इंडियन मार्केट सफर कर रहा था, यानी कि इंडियन जो हेडक्वार्टर्स हैं मैगी के लिए, वो ये प्रॉब्लम सफ़र कर रहे थे और इसका तोड़ भी उन्होंने ही फिर धीरे धीरे निकाला, उसकी एडवर्टाइजिंग करी और ये सारी चीज़ें करी। बाकी शहरों, बाकी देशों में मैगी बिक रही थी, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड बिक रही है वो, तो अमेरिका में भी मैगी बिक रही है, लेकिन वहाँ कोई एज सच दिक्कत नहीं आई। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेस्ड इन सेवरल कंट्रीज, देखिए एमएनसी जहाँ पर भी जाती हैं वो अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए खेलना होता है, वहाँ पे बिजनेस करना होता है। सो व्हाट दे डू इज दे नॉर्मली प्लान फॉर अ लॉन्गर टाइम, लॉन्गर पीरियड, एंड दे डू दी हैवी इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, ये रह सकता है कि along with the government they do the investment or they involve some other party to make the investment in that nation। किसी का साथ में वो प्लान कर सकती है या गवर्नमेंट के साथ में प्लान कर सकती है, ये डिपेंड करेगा। और गवर्नमेंट भी बेसिकली इनवाइट इसीलिए करती है एमएनसीज को, क्योंकि गवर्नमेंट को भी मालूम है कि अगर एमएनसीज आएंगी तो गवर्नमेंट को भी उससे हेल्प मिलेगी, मतलब दे मेक द हैवी इन्वेस्टमेंट एंड सो द इकोनॉमी इज बूस्टेड, इकोनॉमी इज अपलिफ्टेड, derives large part of their profit from foreign operations। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जनरली ये देखा गया है कि जितनी भी एमएनसीज है उनका मेजॉरिटी में जो कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट है, वो बाहर के देशों से आता है, दूसरे देशों से आता है। ठीक है, तो अगर दूसरे देशों में वो बिजनेस ना करें तो दे मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अमेरिका में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने उत्पाद बेचती हैं, लेकिन मेजॉरिटी में जो उत्पाद उनके बिक रहे हैं वो दूसरे देशों में बिक रहे हैं। जैसे कोक एक एग्जाम्पल है। कोक का दुनिया भर में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, दुनिया भर में कोक के बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। ठीक है, और उनका जो प्रॉफिट है वो दुनिया भर से आ रहा है, नॉट ओनली फ्रॉम अमेरिका। कोई क्या बता सकता है यहाँ पे कि कोक के दुनिया भर में कितने ब्रांड्स हो सकते हैं लगभग? किसी को कोई आइडिया है? कोक के अपने, जैसे इंडिया में कोक के कौन कौन से ब्रांड हैं? एनी आइडिया? इंडिया में आप कोक का कौन सा ब्रांड पीते हैं? एक तो कोका कोला है और स्प्राइट और माजा, थम्स अप, ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कोक के आप देखते हैं कि 5-6 ब्रांड इंडिया में बिक रहे हैं। आपको आइडिया है कि पूरी दुनिया में कोक के कितने ब्रांड बिक रहे होंगे? नो आइडिया? सर्च नो करिए, सर। क्लास के बाद गूगल पे सर्च करिएगा। ठीक है, फिर सर कल 500 ब्रांड 500 500 यस सर 500 ब्रांड्स सर। सर्च करिएगा। दुनिया भर में कोक के अब तक 38,000 ब्रांड्स बिक चुके हैं। मतलब सर कोक गूगल 500 बता रहा किस पे बता रहे हैं? है गूगल सर। गूगल पे सर्च करिएगा दोबारा से। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा उसका एक क्लिप। दुनिया भर में लगभग 38,000 ब्रांड्स हैं जो कोक के अम्ब्रेला के अंडर में आते हैं। ठीक है, आई विल शेयर विद यू। तो ये कहने का मतलब बेसिकली क्या है कि जो प्रॉफिट है उनका मेजॉरिटी में वो दुनिया भर के देशों से आ रहा है, नॉट फ्रॉम वन नेशन। सिमिलरली आपने देखा कि स्विट्जरलैंड का ब्रांड है नेस्ले। नेस्ले के उत्पाद स्विट्जरलैंड में उतना नहीं बिकते जितना कि विदेशों में बिकते हैं। स्विट्जरलैंड में उनकी जो सेल्स है वो खाली 20% है, 20%, जबकि विदेशों से जो उनका बिजनेस आ रहा है दैट इज 80%। ठीक है, ऐसी जो नोकिया था, नोकिया कंपनी थी, नोकिया कहाँ से थी? कोरिया। फिनलैंड नोकिया फिनलैंड से थी। ठीक है, इट वाज नॉट कोरियन। तो फिनलैंड में नोकिया का जो बिजनेस था वो सिर्फ 10% था। यानी नोकिया का जो फिनलैंड में मोबाइल बिक रहे थे वो दैट वाज ओनली 10%, जबकि 90% जो उनका बिजनेस था दैट वाज फ्रॉम अदर नेशन। तो ऐसे ही एमएनसी जितनी भी है, ठीक है, वो अपने घर में तो कम बेचती हैं, घर में उनका प्रोडक्ट की सेल कम रहती है, लेकिन विदेशों में उनकी प्रॉफिट अर्निंग मेजॉरिटी में रहती है। तो यही बात की जा रही है, ड्राइव लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन ऑपरेशंस। देखिए, अब मेरिट्स की अगर हम बात करें, फायदों की बात करें एमएनसीज के, तो कई सारे फायदे हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। क्लियर सी बात है कि अगर किसी भी देश में एमएनसीज अपना सेटअप लगाएंगी तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी। गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब्स नहीं है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में इतनी जॉब्स नहीं है, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में और खासकर एमएनसी जनरेट करती है। अभी हमने बात की ही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जो भी एमएनसीज आएंगी वो अपने साथ में लेटेस्ट चीजें लेकर आती हैं, लेटेस्ट क्वालिटी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बात करती हैं। तो वो सेटअप या वो टेक्नोलॉजी आपको इजीली मिल जाती है एमएनसीज के आने से। दे ब्रिंग इकोनॉमीज, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन रहता है, बड़े स्तर पे वो प्रोड्यूस करती हैं, बहुत बल्क में प्रोड्यूस करती हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए उनको इकोनॉमीज भी मिल जाती हैं। जो कॉस्ट है पर यूनिट प्रोडक्ट की वो गिर जाती है, यानी कि वो कम रहती है। ठीक है, तो उस वजह से उनको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो वहाँ पे जो संबंध है वो भी अच्छे रहते हैं। दोनों देशों को पता रहता है कि भाई हम फला चीज उस देश में भेज रहे हैं और दूसरे देश से कोई चीज हमारे यहाँ पर आ रही है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भी और गवर्नमेंट में भी जो आपस के रिलेशंस हैं वो अच्छे रहते हैं दो देशों के बीच। मैनेजरियल रेवोल्यूशन,
जनरली जो कंपनीज एमएनसीज बड़े लेवल पे काम कर रही होती हैं, ग्लोबल लेवल पे, दे ब्रिंग दी मैनेजरियल रेवोल्यूशन। आप सोच के देखिए कि वो कैसे मैनेज कर रही है, कहाँ की कंपनी है, कितने देशों में ऑपरेशंस है, ठीक है, और हर देश में वो प्रॉपरली मैनेज कर रही है। तो ये कोई मजाक बात नहीं है। आज की डेट में अगर आप छोटी सी एक शॉप भी खोलते हैं जो एक जगह पर ही है खाली, उसको मैनेज करने में भी आपको दिक्कत आती है। अगर आप 4 जगह उसकी चेन शॉप चला देंगे तो आप सोचिए कितना मैनेज करना डिफिकल्ट होगा। और एमएनसीज तो पूरी दुनिया में बिजनेस कर रही हैं, तो उनका एक जगह से कंट्रोल करना, उनको एक जगह से चलाना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इक्वलाइज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको इक्वल करने में भी एमएनसीज हेल्प करती है। जैसे अगर अमेरिका में लेबर महंगी है, रॉ मटेरियल सस्ता है, और इंडिया में लेबर सस्ती है, रॉ मटेरियल भी सस्ता है, ठीक है, और किसी देश में अगर कोई और चीज महंगी है, तो बेसिकली वो मूव करती है और महंगी वाली चीजों से सस्ते वाले की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो उनको क्या फायदा मिलता है कि इक्वल, अब जहाँ पे सस्ते की तरफ मूव किया लेकिन धीरे धीरे टाइम रहते वो सस्ती चीज भी फिर महंगी होने लगती है, तो हर तरफ या तो महंगी होगी या वो घटेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इक्वलाइज होंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब मूव कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि लेबर अगर एक जगह महंगी है तो वो दूसरी जगह पे आ जाएंगे, तो वहां की लेबर को तो ऑलरेडी बिजनेस नहीं मिल रहा है या जॉब नहीं मिल रही है, तो उनका इनकम बढ़ने लगती है, तो वो भी थोड़ा ऊपर की तरफ अपग्रेड करेंगे। तो ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको भी इक्वलाइज करने में एमएनसी हेल्प करती है। अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है, ये हमने बात कर ही ली है, ठीक है। एमएनसी बिना रिसर्च के मार्केट में एंट्री नहीं करती है, और जो करती भी है वो मार्केट में ज्यादा देर तक रुक नहीं पाती क्योंकि उन्होंने रिसर्च पूरी नहीं की होती है, ठीक है। तो एफिशिएंट इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, इनके अपने ही सेंटर्स होते हैं जहाँ पर लगातार रिसर्च होती रहती है वर्ल्ड मार्केट में, और ये एमएनसी की एक क्वालिटी है। जनरली जितनी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी ज्यादा एमएनसी है, वो कंटिन्यूसली मार्केट पर रिसर्च करती रहती है। फिर बात आ रही है ब्रेक डोमेस्टिक मोनोपोलीज। जो घरेलू मोनोपोलीज होती हैं, ठीक है, किसी एक जगह पे जो मोनोपोली क्रिएट हो गई है उसको तोड़ने में भी वो एमएनसी जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। क्योंकि उस नेशनल में उससे सस्ता बेचना बाहर से आके वो मोनोपोली को क्रिएट नहीं होने देता, ठीक है। मोनोपोली में वैसे भी एक ही सेलर होगा लेकिन बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको एक सेलर से बढ़ा के वो कई सेलर जब मार्केट में होंगे तो मोनोपोली की स्थिति नहीं आती है और चीपेस्ट प्रोडक्ट कस्टमर्स को मिलता है। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द मेरिट ऑफ द एमएनसी कि वो मोनोपोली को क्रिएट नहीं होने देती। क्लियर है इतनी मेरिट्स इसमें?